हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 11 का आपका जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो आपका यूनिट 3 का चैप्टर है ना। यूनिट 3 में आपके थ्री चैप्टर्स हैं। एक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एक है बायोमोलिक्यूल्स और एक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अभी हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है हमारा पार्ट 1 इस वीडियो का। ये नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी है और जो CBSE बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हैं स्कूल एग्जाम्स के लिए, उनके लिए भी ये बिल्कुल इफेक्टिव ये लेक्चर रहेगा। तो आप देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो देखिए अगर यहाँ पे लिखा है When we look around, जब हम अपने आसपास देखते हैं, जब हम अपने आसपास देखेंगे तो हमें एक लिविंग चीज़ें दिखेंगी, नॉन लिविंग चीज़ें दिखेंगी। अब आप देखोगे कौन सी चीज़ है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक इनएनिमेट थिंग के पास नहीं है, यानी नॉन लिविंग थिंग के पास नहीं है, जो एक लिविंग थिंग के पास है। सिंपल सा आंसर है सेल। अब बताया गया कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं सेल से मिलकर बने होते हैं। सम कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, कई एक सिंगल सेल से बने होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जिनको यूनिसेलुलर बोला जाता है, और बाकी सारे कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, मल्टी सेलुलर जिनको बोला जाता है, जिसके एग्जांपल्स आ गए हमारी बॉडी, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हाट इज अ सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं और परफॉर्म करते हैं बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ, जो कि एक सिंगल सेल मिलकर कर रहा होता है। कोई डिविजन ऑफ लेबर यहाँ पे नहीं होता। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सेल से नीचे कोई भी अगर सब यूनिट है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करता है, खुद से वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाता और परफॉर्म भी नहीं कर पाता एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। हेंस सेल इज द फंडामेंटल यानी कि बेसिक, स्ट्रक्चर यानी कि वो स्ट्रक्चरल यानी वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, फंक्शनल यानी वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि उसको जिंदा रहने में हेल्प करते हैं। यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब कुछ डिस्कवरीज के बारे में बताया गया है। एंटन वन ल्यूवेनहुक जो थे, उन्होंने 1674 में सबसे पहले एक देखा था एक लिविंग सेल को और उसको डिस्क्राइब किया था। रॉबर्ट ब्राउन जो थे, उन्होंने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell. ये 1950s के बाद ही पॉसिबल हो पाया। सेल थ्योरी देखें तो 1838 में मैथियस शील्डन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने काम किया था बहुत सारे प्लांट सेल्स पे और उनको ऑब्जर्व किया था और बताया था कि all plants are composed of different kinds of cells which together form tissues। ठीक है। एट अबाउट सेम टाइम थियोडर श्वान जो थे 1839 में, उन्होंने, वो एक जर्मन जोलॉजिस्ट थे। पहले ओल्ड एनसीईआरटी में जर्मन जोलॉजिस्ट की जगह ब्रिटिश जोलॉजिस्ट लिखा हुआ, तो अब चेंज हो गया, तो आपकी बात याद रखना। स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स और बताया था कि उनके आसपास एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको आज हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। He also concluded based on his studies on plant tissues, मतलब प्लांट टिश्यूज पे भी उन्होंने काम किया था और बताया था कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जो कि एक यूनिक कैरेक्टर था प्लांट सेल्स में, मतलब प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ये है तो उसके आसपास एक और आउटर कवरिंग होती है जो सेल वॉल जिसे बोलते हैं, जो कि रिजिड नॉन लिविंग लेयर होती है। ठीक है। उसके बेसिस पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था श्वान ने कि बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। सेल्स तो समझ आ गया होगा कि सेल से बनी होती है। अब ये प्रोडक्ट ऑफ सेल्स का क्या मतलब है, तो ये रुको मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, अब देख लो, जैसे ये सेल अब ये माइटोटिक फेज में डिवाइड करेगा जब, तो इस अपने दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बना लेगा, फिर आगे ये वाले दो जो हैं ये भी ऐसे ऐसे अपने आइडेंटिकल सेल्स बना लेंगे। इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेल। इस पूरे को प्रोडक्ट ऑफ सेल बोलते हैं, मतलब वो सेल से बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। उसके बाद शील्डन एंड श्वान जो थे, उन्होंने टुगेदर फॉर्मुलेट की थी सेल थ्योरी। उन्होंने हमें टुगेदर सेल थ्योरी के बारे में बताया था। दिस थ्योरी however did not explain as to how new cells were formed। उन्होंने ये ऐसा नहीं बताया था कि कैसे नए सेल्स बनते थे। रुडोल्फ वर्च्यू जो थे, उन्होंने 1855 में, तो जो रुडोल्फ वर्च्यू उन्होंने 1855 में बताया था कि सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं। 1855 में उन्होंने बताया था, एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब सेल जो थे वो माइटोसिस शो करते थे, माइटोसिस, जो कि सेल थ्योरी में शील्डन और श्वान नहीं बता पाए थे, जो कि किसने बताया था, रुडोल्फ वर्च्यू ने बताया था।
रुडोल्फ वर्चुओ जो थे उन्होंने बताया था कि हर सेल जो है वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होता है। किस प्रोसेस से? माइटोसिस या फिर सेल डिवीजन के प्रोसेस से। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज में कि सारे सेल्स जो थे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते थे और इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बताया था, जिसको क्या बोलते हैं? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, इसको बोलते थे ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब अपनी लैंग्वेज में इन्होंने इस चीज को बताया था। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस, उन्होंने क्या करा था? इन्होंने मॉडिफाई किया था किसको? हाइपोथेसिस को, जो कि शील्डन और श्वान ने दिया था, टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। और आज की जो सेल टुडेज, आज हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं सेल थ्योरी में। पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। पहले आप बात यहाँ पे नोट करो, जो श्वान ने अपने हाइपोथेसिस में दिया था कि ऑल द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, बट फाइनल सेल थ्योरी में बताया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सेकेंड पॉइंट जो रुडोल्फ वर्चू ने दिया था, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। अब हम ओवरव्यू देख लेते हैं सेल का। You have earlier observed cells in an onion peel. एक अनियन पील में देखेंगे तो वो प्लांट सेल में होगा। ह्यूमन सेल, ह्यूमन चीक सेल देखें तो वो एनिमल सेल होगा। अंडर द माइक्रोस्कोप की 9th क्लास में हमने पढ़ा था इसके बारे में। Let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, onion cell जो है एक typical plant cell है, उसने डिस्टिंक्ट सेल वॉल, उसकी एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है। क्या होती है? एक सेल वॉल होती है। इसके बाहर, अनियन सेल के बाहर, ये क्या हो गया है? ठीक है, हाँ। तो अनियन सेल में जो है आपको एक यूनिक कैरेक्टर दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल आपको कहाँ दिखाई देता है? आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज। तो देखो, हाँ, तो प्लांट सेल, जैसे आप अनियन सेल की बात करो तो वो एक प्लांट सेल है, वहाँ पे आपको सेल वॉल दिखाई देती है एज इट्स आउटर बाउंड्री, and just within it is the cell membrane or the plasma membrane. The cells of the human cheek cell, ह्यूमन चीक सेल में आपको जो है एक आउटर मेम्ब्रेन दिखती है एज अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर, मतलब एक वो लिमिट क्रिएट कर देती है कि दिस इज द आउटर बाउंड्री। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स the chromosomes, which in turn contain the genetic material DNA. Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, जिनके बाहर एक membrane bound nucleus होता है, जिन cells में एक membrane bound nucleus होता है उनको eukaryotic बोलते हैं, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are prokaryotic, जिनमें एक membrane bound nucleus नहीं होता वो prokaryotic होते हैं. In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid called सेमीफ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वो ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम ऑफ द सेल। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं। इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो सेल को लिविंग स्टेट में रहने में हेल्प करती हैं। Besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures, जिनको हम cell organelles कहते हैं, जो कि क्या शो करते हैं? जो कि division of labor शो करते हैं। division of labor जो शो करते हैं उनको हम cell organelles कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपने पढ़ा इसके बारे में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सारे, ठीक है। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में सारी जो चीजें होती हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, ठीक है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, वो यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली भी होते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली, मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में देखोगे तो उसके अंदर भी लाइसोसोम्स ऐसा सेल ऑर्गेनेली होते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो खुद एक सेल ऑर्गेनेली है ना। तो राइबोसोम्स आर यूनिवर्सल एंड स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेलीज जो सेल में पाई जाती हैं और सेल की ऑर्गेनेलीज में भी पाई जाती हैं, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। दोनों में अलग अलग होगा, टाइप अलग अलग हो सकता है 80s या 70s, बट प्रेजेंट तो राइबोसोम्स होंगे ही, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है।
Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within two organelles, जैसा कि मैंने बताया, जैसे क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी मिलेंगे। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जिसको सेंट्रोजोम बोलते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि इट इज मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स और बीच में हब होता है, प्रोटेनिशियस हब होता है, वहाँ पे रेडियल स्पोक से वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और इंटर ट्रिपलेट ब्रिजेस भी हमें मिलेंगे, तो वो सारी चीजें हम देख लेंगे। अभी मैं आपको सेंट्रोजोम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ। तो इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि बंडल में होती हैं और परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होती हैं, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होती हैं। सेकेंड, ठीक है, तो सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ ऐसा सा होता है कि यहाँ पे दो सेंट्रियोल्स होते हैं, मतलब एक ये जो आपको चीज़ दिख रही है ये वाला स्ट्रक्चर और एक ये वाला स्ट्रक्चर, ये दोनों क्या है, एक एक सेंट्रियोल। तो एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है, और एक सेंट्रियोल जो है वो बना हुआ होता है बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बंडल से, ठीक है। इसके आसपास एक चारों तरफ एक फ्लूइड से ये घिरा हुआ होता है, फ्लूइड चारों तरफ, मतलब इसके एक फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड को बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, जो कि एमोर्फस होता है। यानी एमोर्फस का क्या मतलब होता है, एमोर्फस यानी कि इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। तो इन दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, इन तीनों चीज़ों को मतलब एक साथ हम बोल देंगे सेंट्रोजोम। किस में हेल्प करता है ये, सेल डिवीजन में। थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। तो ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा ये आपको, और आपको ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द सिंथेसिस ऑफ बेसल बॉडी। तो वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे, उसको अभी आप छोड़ दो, ठीक है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ से अब हमें पढ़ना है। तो सेल्स जो हैं, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। सेल जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है साइज, शेप और एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्जांपल जैसे माइकोप्लाज्मा का देखें तो माइकोप्लाज्मा का जो साइज होता है दैट इज़ 0.3 माइक्रोमीटर। इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल्स, ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, जैसा कि मैंने बताया इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया जो है उसका भी आपको यहाँ पे साइज दे रखा है। बैक्टीरिया का साइज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज दैट ऑफ द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। ये बात पता होनी चाहिए। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन आरबीसी जो है उसका साइज होता है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर का। नर्व सेल जो है वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी है। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, ठीक है। दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगनल, columnar, cuboidal, thread-like or even irregular. The shape of the cell may vary with the function that they perform. तो ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगी, shape of the cell may vary with the function that they perform, इसका क्या मतलब है through examples। बट पहले हम shape देख लेते हैं सेल्स की। ये एनसीईआरटी में दे रखा है आपको। ये मैंने अपने नोट्स की वीडियो जो बनाई है, जिस वीडियो में मैंने ये चैप्टर समझाया थ्रू मेरे नोट्स, तो वो भी, उसमें भी मैंने ये डायग्राम आपने एनसीईआरटी का इसका स्निपिंग लिया था। तो रेड ब्लड सेल्स का देखें अगर हम, तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं राउंड और बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव और राउंड क्यों होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है आरबीसी का वो ज़्यादा होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके, इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। वाइट ब्लड सेल्स का देखें अगर हम शेप, तो वो अमीबॉइड शेप के होते हैं। कॉलुमिनार एपिथेलियल सेल्स का देखें तो वो लॉन्ग और नैरो होते हैं। मीजोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल होते हैं। ट्रकीड्स एलोंगेटेड होते हैं। नर्व सेल सबसे लंबा सेल होता है बॉडी का और ब्रांच्ड और लॉन्ग होता है। इस लाइन का क्या मतलब है कि द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन। जैसे अब नर्व सेल है, नर्व सेल का काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंसेस तक नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसफर करना। जिस अब वो लॉन्ग है तो ज़्यादा से ज़्यादा नर्व इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट कर पाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लॉन्ग होता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल भी होता है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है,
प्रोकैरियोटिक सेल्स स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, EPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। एक सेकेंड। अब ये जो PPLO होते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन द यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये यूकैरियोटिक सेल्स से ज़्यादा जल्दी रैपिडली डिवाइड करते हैं। दे मे वेरी ग्रेटली इन देयर शेप और साइज। द फोर बेसिक टाइप्स ऑफ फोर बेसिक शेप्स ऑफ सेल आर बैसिलस। बैसिलस होता है रॉड लाइक, ये सबसे कॉमन शेप होती है बैक्टीरिया की। कोकस जो होता है स्फेरिकल वाला, ये सबसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है। विब्रियो जो कॉमन शेप्ड बैक्टीरिया होता है, और स्पाइरलम जो लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया की शेप है, स्पाइरल शेप है, स्पाइरलम। The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. All prokaryotes have a cell wall. सारे prokaryotes में cell wall होती है surrounding the cell membrane except in mycoplasma. ये important है कि mycoplasma में cell wall नहीं होती है, बाकी सब prokaryotic cells में होती है. The semi-fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. ठीक है, there is no well defined nucleus. कोई well defined nucleus नहीं होता है यहाँ पे prokaryotic cell में, जिसमें nuclear membrane नहीं होती है nucleus के around, और हमारे पास insectant nucleus होता है और naked DNA होता है. The genetic material is basically naked, not enveloped by a nuclear membrane. यही बोला मैंने. In addition to the genomic DNA, दो तरीके के DNA होते हैं यहाँ पे, genomic DNA और plasmids जो extra chromosomal material जिसको बोला जाता है एक सिंगल क्रोमोसोम. अब यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है. ठीक है. Many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmids. अभी यही बताया मैंने, प्लाज्मिड्स जो होते हैं और एक्स्ट्रा फिनोटाइपिक कैरेक्टर दे देते हैं उसको. प्लाज्मिड डीएनए कंफर्म्स certain unique phenotypic characters. ठीक है, to such bacteria. One such character is resistance to antibiotics. In higher classes, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. Bacterial transformation में क्या होता है कि अब जैसे ये एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे पाइलस है, पाइलस होता है ना, सीलिया, फ्लैजेला, पिलाई, पिलाई फिम्ब्रे होते हैं ना, जो की एक्सटेंशंस होती हैं सेल वॉल की. तो ये हमारा पाइलस है. अब ये हमारा कौन सा है, बैक्टीरिया, F पॉजिटिव मेल बैक्टीरिया. ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर जो है पाइलस है. फिर यहाँ से यहाँ पे इसने देखा कि यहाँ पे क्या है, एक F नेगेटिव जो कि फीमेल बैक्टीरिया होता है. ये मेल है, ये फीमेल. अब इसमें क्या होगा, यहाँ पाइलस से जो है, यहाँ पाइलस से जो है एक कॉन्जुगेशन ट्यूब निकलेगी, यहाँ एक कॉन्जुगेशन ट्यूब निकलेगी जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगी ट्यूब. और क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस बैक्टीरिया पे भी फिर कॉन्जुगेशन ट्यूब से जाने की वजह से यहाँ पे भी पाइलस जाएगा. जो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन. ये क्या होता है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. और इसी को पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं. Plasmid DNA confers certain unique phenotypic character to such bacteria. In higher classes, you will learn that this DNA is used to monitor
बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो प्लाज्मिड है ये किस में हेल्प करता है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है विद फॉरेन डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में मिलती है। नो ऑर्गेनेलीज like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells। अब जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, ये सारे हमें सेल ऑर्गेनेलीज मिलते हैं, बट ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। वहाँ पे सारे नॉन मेम्ब्रेन फॉर्म ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स, ठीक है, except for ribosomes, वही बताया मैंने। प्रोकैरियोट्स have something unique in the form of inclusions। अब inclusion bodies के बारे में पढ़ेंगे। A specialized differentiated cell membrane called मीजोसोम। अब मीजोसोम जो होता है वो एक मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। मीजोसोम्स के हम 6 फंक्शन पढ़ेंगे। अब ये आपको 3 टाइप के मिलते हैं, एक होता है ऐसा, एक कुछ ऐसा 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 सा दिखेगा आपको, और एक ऐसा दिखेगा। ये वाली सबसे कॉमन शेप होती है, ठीक है। मीजोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे अब। तो सेल एनवेलप और मॉडिफिकेशंस पढ़ लेते हैं पहले। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। अब सेल एनवेलप का कॉम्प्लेक्स होता है बहुत, जो है वो 3 लेयर होते हैं। उसमें सबसे बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। The cell envelope consists of a tightly bound 3-layered structure, the outermost glycocalyx followed by the cell wall and then the plasma membrane। यही बोला है मैंने अभी। Although each layer of cell envelope performs distinct function, they act together as a single protective unit। मतलब हर किसी के अलग अलग फंक्शन होते हैं, बट एक साथ वो एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह वर्क करते हैं। Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of the differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to the Gram staining procedure developed by Gram। एक ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर था, ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। अब इसमें क्या किया गया था ना कि एक प्लेट ली गई थी और उसके ऊपर डाला गया था ग्राम स्टेनिंग लिक्विड। ग्राम स्टेनिंग केमिकल जो था वो, मतलब जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने करा था उसको बोला था, उनका नाम था ग्राम। तो अब ये जो केमिकल इन्होंने यूज करा था इसको ग्राम स्टेन इन्होंने यूज किया था बेसिकली। ये इन्होंने डाल दिए थे इसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया, थोड़ा बड़ा साइज ले लेते हैं। तो ये जो येलो येलो आप देख रहे हैं ये सारे इन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर डाल दिए थे। अब ये जो ग्राम स्टेनिंग का कलर था ये वायलेट कलर के थे, वायलेट कलर का ये स्टेन था, वायलेट कलर का, ठीक है। हमें यहाँ से जब हमने देखा थोड़ी देर बाद तो कुछ बैक्टीरिया के ऊपर ये वायलेट कलर चढ़ गया, मतलब उन्होंने ऑब्टेन कर लिया इसको, कईयों पे नहीं चढ़ा। अब जिन पे ये रिटेन हो गया कलर, वायलेट कलर, और कईयों पे नहीं हुआ, नॉट रिटेन। तो रिटेन जिन्होंने कर लिया तो उनको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, और जिन्होंने नहीं करा उनको ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। ग्राम नेगेटिव वाले मोस्ट पैथोजेनिक वाले बैक्टीरिया। ठीक है, तो दो द ग्राम स्टेन उनको ग्राम पॉजिटिव बोला, और जिन्होंने नहीं लिया उनको ग्राम बैक्टीरिया बोला। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। थिकनेस में और कॉम्पोजिशन में ये ग्लाइकोकैलिक्स अलग अलग होता है। इट कुड बी एक लूज शीट होती है जिसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं, और कईयों में ये थिक और टफ कैप्सूल होता है, ठीक है। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल के कुछ फंक्शंस बताए कि ये शेप ऑफ द सेल को डिटरमाइन करता है और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और बैक्टीरिया को बर्स्ट और कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है।
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, तो ये इसका बताया हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होता है, ये सब बहुत ही सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को अपने अंदर बाहर जाने देती है एंड इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड के साथ ये इंटरैक्ट करती है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स ये स्ट्रक्चरली थोड़ी सिमिलर होती है, मतलब उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये मतलब स्ट्रक्चर उनका थोड़ा बहुत सेम रहता है। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोसोम, तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस देखी थी, दो तरीके की एक्सटेंशंस होती है, होता है मीजोसोम, होता है क्रोमैटोफोर। अब मीजोसोम का बताया है which is formed by the extensions of the plasma membrane in the cell. These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamellae. They help in, अब देखो मैंने तीन शेप बताई थी उसकी आपको, एक ये शेप बताई थी, ये होती है और एक होती है थोड़ी सी ना, थोड़ी ऐसी सी, इस वाली को बोलते हैं लैमेला, ठीक है, इसको बोलते हैं वेसिकल, सॉरी इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूलर, और ये वाला जो है ये वेसिकुलर होता है। अब ये जो वेसिकुलर वाला है ये सबसे कॉमन शेप होती है मीजोसोम की, और इसकी वजह से ज़्यादा सरफेस एरिया भी प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ये हो गए वेसिकल्स की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में और लैमेले की फॉर्म में, ठीक है। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। अब मैंने आपको बताया था 6 फंक्शन है इसके, तो अब हम मार्क करते जाते हैं इसके कौन से 6 फंक्शन है, रेड कलर ले लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन इन्होंने बताया कि सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है।